हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने डेली का डोज 10 मई लेकर, जो हम रोज़ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को समाहित किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो पेपर पूछे जाते हैं उसमें सभी, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी पेपर में करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे आप अच्छे मार्क्स भी पाओगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये है पहला क्वेश्चन। इसमें आपके सामने ऑप्शंस है तमिलनाडु, असम, गोवा और कर्नाटक। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 5 स्टेट्स और यूटी में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और नए नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो उसी श्रृंखला में ये एक स्टेट की बात हम कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। असम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसकी व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे यह माना जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जबरदस्त मेहनत और बहुत ही बड़ा योगदान था। हेमंत बिस्वा शर्मा साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से असम के जलकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ये आपको याद रखने की चीज़ है, जलकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक चुने गए हैं और साल 2016 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में सेवा की। तो ये हमें याद रखना है कि असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम हो सकता है आप लोगों ने नहीं भी सुना हो, क्योंकि ये एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलिए हम ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस दे रखे, पहला है उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। तो देखिए, हमें एक कभी कभी ये हमें एक स्मार्ट गेस भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि अगर नाम मनोज दास है तो आप उसको किस स्टेट से जोड़ना चाहोगे? इस तरह से भी हम प्रश्न का हल नहीं जानते हुए भी एक स्मार्ट गेस करके भी पता कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें मनोज दास जो टाइटल जिस स्टेट को सूट करता है, तो उसके हिसाब से आंसर होगा उड़ीसा। और इसके व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उड़ीसा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है अभी हाल ही में। कौन से स्टेट ने? उड़ीसा ने। और ये पुरस्कार का क्या नाम है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। देखिए, कोई भी पुरस्कार अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे शुरू किया जाता है तो ये एक उस व्यक्ति की वैसी जो प्रतिभा होती है, एक शख्सियत होती है, उसके वजह से उसके नाम को डेडिकेट करके कोई पुरस्कार शुरू किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो मनोज दास के नाम पे शुरू हुई है, उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है और वे अंग्रेजी ओडिशा भाषा में सैकड़ों कहानियाँ और उपन्यास, कथा, कविताएं और स्तंभ लिख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किस स्टेट ने अभी हाल ही में शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो देखिए, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और भारत। तो जाहिर सी बात है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, नेपाल की तराई में स्थित है। और इस नाम से भी सिद्ध होता है कि कामी रीता शेरपा जो टाइटल लगाते हैं वो नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका और भारत का सही उत्तर होने का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ पे नेपाल अपना उत्तर चयन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर होगा नेपाल। कामी रीता शेरपा जो एक पुरुष हैं, उनकी आयु 52 वर्ष की है और ये 7 मई को इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया कि ये 25वीं बार दुनिया के सर्वोच्च चोटी पर 25वीं बार इन्होंने
फतह किया माउंट एवरेस्ट को। इस तरह ये इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इससे पहले भी कामे रीता शेरपा ने 24वीं बार इस तरह का मुकाम हासिल किया था, कब? 2019 में। और साल 2019 में वह एक महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे थे। वह सबसे पहले मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो ये देखिए, जो व्यक्ति एक्सपीडिशन करता है वो उसका एक पैशन होता है। तो ये कामे रीता शेरपा जो हैं उन्होंने ये 25वीं बार ये उपलब्धि हासिल की है, जो बहुत ही दुरूह टास्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आपको ये याद रखना है, वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतह किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? देखिए, ये हिंदुस्तानी संगीत, इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों में अच्छी पकड़ रखने वाले एक शख्स हैं जिनका हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है कमल वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है अमाल मलिक और चौथा ऑप्शन है वनराज भाटी। तो आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा वनराज भाटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक रिनाउंड म्यूजिशियन थे जिनकी पकड़ थी हिंदुस्तानी संगीत पर भी और पाश्चात्य संगीत पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वनराज भाटिया, बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार वनराज भाटिया का 7 मई की सुबह मुंबई में निधन हो गया। वो 93 साल के थे। वनराज भाटिया ने फिल्म 36 चौरंगी लेन, जाने भी दो यारो, अजूबा, बेटा, दामनी जैसे सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने अपना म्यूजिक कंपोज किया था, संगीत दिया था। साथ ही इन्होंने पीरियोडिक एपिसोड जो आपने टीवी पे भी देखा होगा, उन्होंने भारत एक खोज और तमस जैसे टीवी शोज के लिए भी अपने म्यूजिक का योगदान किया था। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत थे बॉलीवुड जगत की। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम था वनराज भाटिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? सऊदी अरब ने किस देश के साथ भारत के रिश्तों के प्रति जो मसले हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको सुलझाने के लिए एक वार्ता का आह्वान किया है? तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा चीन और चौथा है बांग्लादेश। तो ऑप्शन देख के आपको लगता है क्या कि नेपाल और बांग्लादेश तो होगा नहीं और पाकिस्तान और चाइना रह गया इसमें? तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। और सऊदी अरब ने ये पहल की है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटास है उसे एक वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाए। वैसे देखिए फ्रेंड्स, ये जो वार्ता का दौर है ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हमें देखने में ये मिलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो वार्ता के आड़ में ही टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे लाखों सपूतों की जान न्यौछावर होती है सीमा पर। तो ये वार्ता का दौर चला जाता है। निस्संदेह ये एक अच्छी बात है कि बिना वार्ता के हम शांति बहाली नहीं कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में आपको ये याद रखना है कि वह कौन सा देश है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता करने का आह्वान किया है। तो आप उसको याद रखेंगे, सऊदी अरब ने ये पहल की है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? और ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 10 मई को जिस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की वो है हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इस महामारी के दौर में सभी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से, जिसमें वायरस का संक्रमण जिस हिसाब से जिस स्तर पे है उस तरह से इसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है सभी को। तो वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हिमाचल प्रदेश 10 मई से सार्वजनिक परिवहन को निलंबित करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान के लिए एक समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे का,
जिसमें सभी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकलेंगे और उसके बाद लॉकडाउन का पालन करेंगे। तो इस तरह का अभी देखने को हमारे पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, चाहे आप बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, मुंबई में देखें, दिल्ली में देखें, तो हर जगह एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और सभी राज्य सरकार अपने हिसाब से संक्रमण का रेशियो जिस तरह से है उस तरह से लॉकडाउन लगा रहे हैं, चाहे वो आंशिक हो या पूर्णकालिक हो। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ग्लाइफोसेट, ये आपको याद रखना है। ग्लाइफोसेट एक केमिकल का नाम है और इसमें ऑप्शंस है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा तेलंगाना, तीसरा असम और चौथा कर्नाटक। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें सबसे समुचित जो उत्तर है वो है तेलंगाना, जहां पे हाल ही में ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो ये हमें याद रखना है। ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है। ये पेस्टिसाइड है एक तरह का, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि इसमें पाया गया है कि यह इसमें कैंसर कारक कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स पाए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आए दिनों हम देखते हैं, जैसे कि हम अब खेती में हो या फिर पशुओं पे तरह तरह के एक तरह का ये वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, कहीं पे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जानवरों के, पशु पक्षियों के जो ब्रीड हैं वो विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। जैसे गिद्धों की प्रजाति का लगभग वो विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है। तो जैसे हम जानवरों पे या पेड़ पौधे पे इस तरह के कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सबसे बुरा असर जो होता है वो पशु पक्षियों पे देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला 10 जनवरी को, दूसरा 12 मार्च को, तीसरा 20 अप्रैल को और चौथा 8 मई को। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये डे और दिवस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको सिर्फ उस दिन को याद रखना होता है। और कोई भी दिन जब मनाया जाता है तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि उस खास विषय वस्तु पे हमें फोकस करना है। जैसे ये प्रवासी पक्षी दिवस है तो उनके प्रति जागरूकता लाने का एक प्रयास किया जाता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आप याद रखेंगे 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, हर साल मनाया जाता है ये। इस दिन को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम पक्षियों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में पूरे विश्व को जागरूक करें। प्रवासी पक्षियों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आप महाराष्ट्र का रीजन देख लो, जहाँ पे समुद्र के किनारे काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी हर साल बड़ी मात्रा में हज़ारों मील की दूरी तय करके आते हैं। चाहे वो गुजरात का तटीय इलाका हो, चाहे वो उड़ीसा का तटीय इलाका हो। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुन रखा होगा, जो रसिया से हज़ारों मील की दूरी तय करके हमारे देश में आती हैं। फ्लेमिंगो भी इसी में से एक प्रवासी पक्षी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें हमें याद रखना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए हम फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। अभी देखिए, अभी जो महामारी का दौर है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक पैंडेमिक है कोरोना कोविड-19 की वजह से। तो अभी जो भी शिखर सम्मेलन या वार्ताएं होती हैं, जो पहले की भांति जो हर देश एक डेस्टिनेशन तय करके वहाँ पे जाते थे, तो वो उन सब चीज़ों पे पाबंदी लगी हुई है। तो वर्चुअल रूप से शिखर सम्मेलन भी समय समय पे किए जाते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है, उसके जो प्रावधान थे, उसके क्या आउटपुट थे, वो है आपके सामने। इसमें पहला ऑप्शन है, यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ था। इससे एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। तीसरा है, ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है।
और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कथन भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 मई को ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत और ब्रिटेन ने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया गया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें व्यापारिक रणनीतिकार और साझेदार के रूप में डेवलप किया जा सके। यह रोड मैप अगले 10 वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा जैसे विषयों पर एक मजबूत जुड़ाव और एक अच्छी समझ डेवलप करने में मार्ग प्रशस्त करेगा। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के साथ साथ टीकों पर सफल साझेदारी के लिए भी नियमों पर चर्चा की और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का वादा किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ई पंचायत पुरस्कार का प्रावधान किया जाता है। ई पंचायत का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिस प्रदेश की सरकारें एक पारदर्शिता बनाए रखती है अपने जनता के जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उनके प्रति, तो उस श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 1 में किस राज्य सरकार को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है झारखंड। तो फ्रेंड्स इसमें उत्तर जो है जिसे श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है वो है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। ये यूपीपीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इसमें जो पहला पुरस्कार है वो तो उत्तर प्रदेश को मिला ई पंचायत पुरस्कार। इसके बाद जिन स्टेट्स का स्थान आता है उसमें दूसरा स्थान है असम का और तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु जो है उन्हें संयुक्त रूप से रखा गया है तीसरे स्थान पे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल इस तरह के पुरस्कारों को देती है स्टेट्स को जो अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इससे अच्छी अपनी तैयारी के क्रम में इनको समाहित करेंगे और इससे क्वेश्चन बनने का काफ़ी सारा संभावना है। और हम फिर कल हाजिर होंगे नए प्रश्नों के साथ, टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। धन्यवाद।